बड़ी खबर बीजेपी के संकल्प पत्र से जुड़ी आ रही है। संकल्प पत्र जारी करने से पहले अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से भी मिलने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिलने जा रहे हैं और अब से लगभग 1.5 घंटे में यह संकल्प पत्र जारी भी कर दिया जाएगा। मेरे साथ चर्चा में निगत अब्बास हैं, ये प्रवक्ता हैं बीजेपी की। कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक भोपाल से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल हफीज गांधी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्टूडियो में एक और खास मेहमान विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ हैं। और इससे पहले कि मैं राजनीतिक चर्चा करूं, अब कहा जा रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा बुलंद कर दिया है बीजेपी ने। कांग्रेस कह रही है हम निभाएंगे गरीबी, हम न्याय देंगे, हमने गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक। तो जवाबी पलटवार क्या आप उम्मीद करते हैं? 3 बड़ी बातें बीजेपी के घोषणा पत्र में। मुझे लगता है कि जो अंदाज है कि कुछ तो रहा, कुछ जैसे कांग्रेस ने न्याय योजना के तहत 72,000 की घोषणा की है, शायद उसका जवाब देने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए कोई उस तरह की एक लोक लुभावनी। वित्त मंत्री अरुण जेटली तो कह रहे हैं हम तो 1,05,000, कोई कहता है 1,17,000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में हम दे रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब्सिडी तो कोई इनके जमाने से थोड़ी चल रही है, वो तो पहले से चली आ रही है। वो तो इसलिए कोई उसमें इनका क्रेडिट नहीं है। वो तो पेट्रोल डीजल की सब्सिडी और गैस की सब्सिडी तो सारी पहले भी चलती रही है, खाद पे सब्सिडी और तमाम सब्सिडी। अब वो कुछ जैसे इन्होंने किसान सम्मान राशि बजट में दी थी, तो उस तरह से हो सकता है किसान सम्मान राशि की धनराशि बढ़ा दें, कुछ ऐसा करने को मुझे जो लगता है। एक तो ये है, दूसरा उनका जो है जो राष्ट्रीय सुरक्षा वाला जो एजेंडा है, राष्ट्रवाद का एजेंडा, उसको लेकर कोई घोषणा उसमें हो सकती है बजाय इसमें। और तीसरा जो हिंदुत्व का उनका अपना एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर के भी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं कि चूंकि ये 5 साल हमको जो है अपने कंसोलिडेट करने में लग गए, अगर आगे 5 साल मिलेंगे तो हम ये सारी चीजें करेंगे। इसके अलावा तमाम घोषणाएं हो सकती हैं। निगत क्या हम उम्मीद कर सकते हैं संकल्प पत्र में? देखिए, अनेकता में एकता ही मेरे हिंदुस्तान की शान है और इसीलिए मेरा भारत आज महान है। हम देखिए विभाजनकारी राजनीति देखते आए हैं कांग्रेस की सरकार से। हमें विरासत में क्या मिला था? हमें विरासत में मिला था भ्रष्टाचार, विरासत में हमें मिली थी आतंकवाद की दिक्कतें, हमें मिली थी कश्मीर की दिक्कतें। इतनी भ्रष्टाचार की दिक्कतें जो होती आई हैं, हमने उसको खत्म किया है। रही बात 3, मैंने वही कहा, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो कभी विभाजनकारी राजनीति करने में बिलीव ही नहीं करती, तो हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। देखिए, हिंदू मुसलमान की जहां तक आप बात कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान को लेके चल रहे हैं। अगर आप एक सिर्फ राम मंदिर के केस को लेके चल रहे हैं तो वो बात मत करिए, क्योंकि वो तो आर्कियोलॉजिकल। फिर आप किस प्रकार कह रहे हैं हिंदू मुसलमान? आप देखिए, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, 2 योजनाएं ऐसी हैं जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं थी, फिर भी हम लेकर आए। क्या वो सिर्फ मुसलमानों को या सिर्फ उम्मीदवारों की हिंदुओं को मिल रही है? सूची जारी कर दिया, एक मुसलमान को टिकट दिया। देखिए, मुसलमान को टिकट अगर मिलेगा तभी आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए सशक्तिकरण हो रहा है। सबका विकास तो तभी होगा ना। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बात ये है कि कितनी योजनाएं हैं जो हर एक प्रत्येक व्यक्ति को मिल रही है। ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुओं को मिल रही है या सिर्फ मुसलमानों को मिल रही हैं। वो तुष्टीकरण ना ही हमने कभी करा, सीधा सवाल ना ही हम करेंगे। जो 3 विवादित मुद्दे हैं और जो सबसे अजीज हैं बीजेपी को, वो 370 हो, वो राम मंदिर हो, ये मुद्दे वापसी करेंगे आपके घोषणा पत्र में? देखिए, हमारे घोषणा इनको बैक बर्नर पे डाल रखा है। देखिए, वो बैक बर्नर में नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं घोषणा पत्र में और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पूरी करी और कुछ पे काम चल रहा है। मैं नहीं कहूंगी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी भी कहते हैं कि वो ये नहीं कहते कि मैंने सारे काम कर दिए, पर हम सारे काम करेंगे। शायद थोड़ा वक्त लग जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको कहा, पिछले इतनी चीजें थी करने के लिए, वो भी चीजें करनी थी जो आज घोषणा पत्र में आई, जो 2014 में आई वो भी करनी थी। बीच बीच में भी बहुत सारे मुद्दे और चीजें आती रहती हैं, वो भी हम कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं 370 की, तो जाहिर सी बात है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूं, आज मैनिफेस्टो आएगा, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूं, 370 हमने कहा था हम हटाएंगे, हम ही हटाएंगे। देखिए, हम कम से कम वो सरकार तो नहीं, वो पार्टी तो नहीं है जो अपने मैनिफेस्टो में ये डाल देते कि 370 तो हम हटाएंगे नहीं, 124 हटा देंगे, अफसा हटा देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? अपना स्टैंड है, आपका अपना स्टैंड। उनका स्टैंड तो देशद्रोह वाले, फिर वही बात आ जाएगी, उनका स्टैंड तो देशद्रोह वाले, वो
अपने इसमें आप को कहाँ से आ गया? देखिए बताती हूँ ना, अरुणाचल में, 224 त्रिपुरा में, एक और मेघालय में बताती हूँ, बताती एक हूँ, मिनट आपकी बात का जवाब दे देती हूँ। एफ्सपा आप हटाते हैं अरुणाचल में, तब त्रिपुरा देशद्रोह में, नहीं है। मेघालय में, तो देशद्रोह नहीं है। देखिए वो कहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आतंकवाद की दिक्कत है, जहां पर मिलिट्री को सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां पर स्टैंड लेने की, वो कह रहे कि हम हटा देंगे। जिस आपकी बात आदमी को ने मैं निगत विश्वास की बात एक करती मिनट हूँ। एक मिनट एक मिनट विनोद, जी। निगत जिस आदमी ने ये चर्चा की है, जो ये प्रस्ताव रखे हैं, उनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा है। इन्होंने ही सर्जिकल स्ट्राइक लीड की थी। आप कह रहे हैं देशद्रोही हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा? देखिए मैं बात कर रही थी अभी 124 ए की, जो उन्होंने कहा, मैं 124 ए जैसे वो नहीं, हटाने को आपने कह रहे हैं। एफ्सपा की बात की। हाँ, तो एफ्सपा के सारे प्रावधानों की रिकमेंडेशन जनरल हुड्डा ने दिए हैं, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक लीड की। देखिए वही वो देशद्रोही है क्या? ये बड़ा आसान नैरेटिव है। पर बात तो सच है ना। आप देखिए मैं उनकी बात नहीं कर जनरल रही। हुड्डा देखिए, देशद्रोही जनरल है। हुड्डा की मैं बात नहीं कर रही यहाँ हाँ। पर। मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस पार्टी की, जो अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ एक ही चीज मैं नहीं है, बता बहुत रहा हूँ ना, चीजें हैं। नाम आप समेत देखिए, बता रहा हूँ। आप मुझे किसने बताइए कितनी recommendations चीजें दी हैं, हैं सिर्फ एक चीज नहीं है ना। उसके अंदर सिर्फ 3 एक जो चीज बड़ी नहीं चीजें है। हैं। सिर्फ एक चीज नहीं है, मैं बहुत चीजें एफ्सपा हैं जो की अभी करती आ चर्चा रही नहीं है। कर रहा हूं, मैं आप उसकी एक बात बताइए, आप उसकी एक बात डिटेलिंग बताइए। में भी जा सकता हूं। छोटे से कुछ ही देर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए नाम दिया जा रहा है संकल्प पत्र। बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद है मेरे सहयोगी अमित कुमार भी। अमित, क्या बड़ी बातें उम्मीद की जा सकती हैं इस घोषणा पत्र में होंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात की पहली बात तो मैं ये बताऊं कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जो कि आप कह सकते हैं कि मार्गदर्शक मंडल भी थे, जनसंघ के ज़माने से पार्टी जब बनी तब से थे, और अब उनसे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। हालांकि टिकट नहीं दिया गया है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि वाजपेयी जी का जो देहांत हो चुका था, जो आडवाणी या जोशी जैसे नेता रह गए थे, जो जनसंघ के ज़माने के नेता थे, या फिर वाजपेयी के बनने स्थापना के बीजेपी की स्थापना के समय से थे, ऐसे लोगों का दौरा पूरी तरह से खत्म हो गया। 2019 के बाद ऐसे कोई आदमी दिखेंगे नहीं। ये तो दूसरी बात है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा पुराना जो घोषणा पत्र है, 2014 का ये घोषणा पत्र है, और आज जो है वो उस समय घोषणा पत्र था एक भारत एक श्रेष्ठ भारत, और अब की बार मोदी सरकार। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी, जिसको लेकर उस समय बहुत नाराजगी भी हुई थी, कि 64 पेज के इस घोषणा पत्र में 63वें पेज पर राम मंदिर का जिक्र था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत राम मंदिर का जिक्र था 63वें पेज पर, और 15वें पेज पर जिक्र था आर्टिकल 370 का, जिसमें कहा गया था कि तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद 370 को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इस बार भी मुझे लगता है कि 370 और से ज़्यादा फोकस जो होगा वो किसान पर होगा, क्योंकि न्याय योजना जिस तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि जो एक गरीब तबका या जो एकदम पिछड़े वर्ग का लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी जो है, जो बीजेपी क्लेम कर रही है कि मोदी सरकार में जो 22 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशियरी है, जिनको लाभ हुआ है उज्ज्वला से लेकर तमाम योजनाओं का या टॉयलेट का, तो ऐसे लोग आते हैं जो 72,000 की बात आप बार बार कांग्रेस कर रही है कि हम उनके खाते में पहुंचाएंगे। ये ऐसा तबका है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस पर गरीबों पर ध्यान होगा, गरीबी पर ध्यान होगा। तो गरीबी वर्सेस अमीरी वाला जो नैरेटिव क्रिएट हो गया है, अब गरीबों के लिए क्या सौगात लेकर आती है बीजेपी, ये भी देखने वाली बात होगी। 11 बजे बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। संकल्प पत्र इसका नाम दिया है। मुकेश नायक, क्या उम्मीद करते हैं? आपने न्याय का जो डंका पीटा है उसका जवाब क्या होगा? देखिए, पहले जो कहा गया अगर पूरा होता तो हम उम्मीद करते। अभी बताइए, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार की बात कही थी, और रोजगार न्यूनतम स्तर पर है भारत के इतिहास में। दूसरी चीज, इन्होंने किसान के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 50% मिला के किसानों को देने की बात कही थी। इन्होंने हिंदी वर्जन का घोषणा पत्र देख लीजिए बीजेपी का, इन्होंने 50,000 तक के किसानों के कर्जे की माफी की बात कही थी। इन्होंने डिजिटल इंडिया, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी की बात कही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 370 समान नागरिक संहिता और राम मंदिर के निर्माण की बात कही थी। एक भी बात इन्होंने पूरी नहीं की। और अभी बीजेपी की प्रवक्ता महोदया ये कह रही हैं कि हमें कैसा देश मिला। मैं इन्हें बता दूं, जब इन्हें देश मिला तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया दुनिया का नंबर 1 देश था। हम सैन्य शक्ति में 5वें नंबर की शक्ति हैं। हम पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में 5वीं नंबर पर हैं। हमारे आईआईटी, हमारे एम्स, हमारे कंप्यूटर की वर्कफोर्स पूरे धरती पर काम कर रही है।
और ये वही राग अलाप रही है 70 साल 70 साल 70 साल। देखिए, चुनावी इन्होंने मौसम है, घोषणा पत्र तो दोनों तरफ से जारी होंगे। आप भी कुछ लॉलीपॉप बांट रहे हैं, कुछ वादे बीजेपी। तो कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। 5 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ ही संकल्प पत्र में किसानों, व्यापारियों, युवाओं और रोजगार के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। कांग्रेस ने न्याय योजना के तहत गरीबों को हर महीने 6,000 रुपए देने का वादा किया है। बीजेपी इसके जवाब में क्या कोई बड़ा ऐलान करेगी, इस पर हमारी निगाहें हैं और हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महागठबंधन ने कल अपनी ताकत दिखाई। एक मंच पर मायावती, अखिलेश और अजित सिंह पहुंचे। आज कांग्रेस जोर आजमाइश कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका आज यहां संयुक्त रैली करने जा रहे हैं। पहली रैली सहारनपुर में होगी और फिर शामली और बिजनौर में। और विनोद, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लगातार ट्रैक करते हैं, कांग्रेस की रणनीति क्या है? महागठबंधन को कमजोर कर रहे हैं कुछ सीटों पर उम्मीदवार नहीं खड़े किए। बागपत में और मुजफ्फरनगर में कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। सहारनपुर में महागठबंधन में सेंधमारी कर रहे हैं, गाजियाबाद में सेंधमारी कर रहे हैं। ये रणनीति क्या है? रणनीति कांग्रेस की ये है कि कांग्रेस ने नोएडा में, मेरठ में, गाजियाबाद में महागठबंधन के हिसाब से ऐसे उम्मीदवार दिए जो मुफीद हों उनको, जो महागठबंधन का फायदा करेगा, बीजेपी की वोट काटेंगे। अमरोहा में देख लीजिए जो उम्मीदवार दिए हैं। सहारनपुर में क्या है, इमरान मसूद उसके मजबूत कैंडिडेट हैं, क्योंकि इमरान मसूद पिछले चुनाव में भी 4.5 लाख के आसपास वोट उनको मिला था और नंबर 2 पे रहे थे। तो कांग्रेस को लगता है कि अगर इमरान मसूद सीट निकाल सकते हैं, इसलिए सहारनपुर में कांग्रेस जोर दे रही है। मुजफ्फरनगर में उन्होंने जो है अजीत सिंह जी के लिए और बागपत में इनके लिए सीट छोड़ दी जयंत चौधरी के लिए। लेकिन कैराना में हरिंदर मलिक लड़ रहे हैं, जो उस इलाके के जाट नेता है। हरिंदर मलिक जितना मजबूत होंगे उतना बीजेपी कमजोर होगी, ये आप जानते हैं। प्रदीप की वोट काटेंगे, तो वो भी एक रणनीति का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर पर कई जगह नुकसान कर रहे हैं ना अब्दुल हफीज गांधी। मुझे ये बताइए, कांग्रेस आपके साथ है या कांग्रेस आपके खिलाफ है? देखिए संदीप जी, हम इतना क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि हमारा जो गठबंधन है वो बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी और समाजवादी का गठबंधन है। इसके इतर कोई भी पार्टी हमारे गठबंधन में नहीं है और हमारा गठबंधन बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रहा है। अगर आप संगठन के लिहाज से देखें, अगर आप कैडर बेस के लिहाज से देखें, अगर आप देखें कि कौन एक्टिव रहा है पिछले सालों में उत्तर प्रदेश में, तो आप देखेंगे कि लोग गठबंधन को मजबूत पाएंगे और कांग्रेस कहीं नहीं है। हाँ, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनको कि वो अपने संगठन को मजबूत करें। लेकिन जहां तक जनता का रुख है, तो वो रुख सीधा सीधा गठबंधन की तरफ है। और इसलिए आप देखिए कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, गठबंधन को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गठबंधन पूरी उम्मीद से इलेक्शन लड़ रहा है और हमने रिजल्ट्स दिए हैं। गोरखपुर में 25 साल से बीजेपी काबिज थी, हमने हराने का काम किया। फूलपुर में हराया, कैराना में हराया। तो हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हम समझते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है इलेक्शन लड़ने के लिए, और उनको इलेक्शन लड़ना भी चाहिए। और मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता इन साझा रैलियों को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। प्रशांत, ये खेल क्या है? मैं यहां पर विनोद अग्निहोत्री, अब्दुल हफीज गांधी से भी यही बात पूछ रहा हूं। गाजियाबाद में रोड शो करते हैं, समझ में आता है कि वीके सिंह के वोट काटने के लिए ये जोर आजमाइश हो रही है, लेकिन सहारनपुर में जाने के मायने क्या है? महागठबंधन को चोट पहुंचा रही है कांग्रेस। देखिए सहारनपुर में जी बिल्कुल, देखिए लेकिन सहारनपुर में जो कैंडिडेट है इमरान मसूद, इनका अच्छा खासा प्रभाव है और पिछली बार भी जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं उनसे महज 65,000 वोटों से पीछे रहे थे और 3rd नंबर पर रही थी यहाँ पे पिछली बार बीएसपी। तो ऐसे में कांग्रेस को ये लगता है कि यहाँ पर इमरान मसूद फाइट में है, इमरान मसूद का दबदबा काफी अच्छा है। अगर वो यहाँ पे सपोर्ट करेंगे तो सीधे तौर पर वो एक तरीके से कहा जाए कि वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर। और दूसरी बात, जैसा कैराना की बात हो रही है, कैराना में भी जो हरिंदर सिंह मलिक
मलिक हैं वो काफी कुछ टक्कर दे रहे हैं। और मृगांका का टिकट कटना, बाबू हुकुम सिंह की लड़की का टिकट कटना, वहां पे एक तरीके से कहा जाए कि उनके फेवर में माहौल बनाता है। अगर मृगांका और तबस्सुम हसन की जो फैमिली है, इनके 4 फादर्स एक ही उस कजन ब्रदर्स थे, अगर तबस्सुम हसन जीतती हैं तो मृगांका की फैमिली कमजोर होती है। मृगांका कभी नहीं चाहेंगी कि तीसरी बार तबस्सुम हसन बन जाए। अगर अंदर खाने में उनका सपोर्ट एचएस मलिक को जाता है तो कहीं ना कहीं जो गुजर वोट है वो ट्रांसफर होगा कांग्रेस को। और जो 2 विधानसभा हैं, नकुर और गंगोह, उसमें इमरान मसूद का अच्छा खासा है क्योंकि ये सहारनपुर में लगती हैं, लिहाजा जो वहां का वोट है। और जो प्रदीप चौधरी हैं, बीजेपी कैंडिडेट हैं, वो गंगोह से विधायक भी हैं, मौजूदा विधायक हैं इस समय, तो वहां पे घेर रहे हैं उनको इमरान मसूद। तो ये कैलकुलेशन जो है वो पक्ष में जाता है कांग्रेस के। तो कहीं पर कांग्रेस महागठबंधन के वोट काट रही है, कहीं पर उनको फायदा पहुंचा रही है। विपक्ष कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज्ड भी है, ये पूरा महागठबंधन नहीं है। लेकिन आज की बड़ी खबर पर आते हैं, संकल्प पत्र। और संकल्प पत्र जारी करने से पहले खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से भी मिलने वाले हैं। आपने एक मार्गदर्शक मंडल भी बनाया था निगत, उसकी आज तक मीटिंग नहीं हुई। ये ऑप्टिक्स के लिए हो रहा है कि नहीं हम अब भी सम्मान करते हैं? टिकट तो दिया नहीं बीजेपी ने, ना लाल कृष्ण आडवाणी को, ना मुरली मनोहर जोशी को। देखिए ये बात मैं वही हमेशा ये बोलती आई हूँ जब भी ये सवाल आते कि क्या टिकट दे के ही आप कह रहे हैं कि इज्जत बख्शी जाती है? नहीं, मार्गदर्शक मंडल भी बनाया गया, उसकी 5 साल में कभी बैठक नहीं हुई। जाहिर सी बात है, नहीं मिले। नहीं ऐसा आप ये मैं मानती हूँ कि बैठक नहीं हुई या हुई, हो सकता है छोटी मीटिंग्स होती हैं कुछ, आप उन मीटिंग्स को कवर नहीं कह रहे हो, वो अलग बात है। देखिए तो बता देते ना, जनाब इस मार्गदर्शक मंडल में देखिए विद इन दी पार्टी छोटी मीटिंग्स रहती हैं और हमेशा होती आई, आज भी हो रही हैं। और बाकी प्रायोरिटाइज किया जाता है चीजों को, जिन चीजों को लगता है कि देखिए छोटी छोटी चीजें होती है। मैं आपको बता दूं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है, एक ईमेल का ग्रुप होता है, वो सब बना होता है, वहां पे भी डिस्कशंस चलती हैं। जरूरी है बैठक ही हो तभी डिस्कशंस होंगी। ये बात करते कांग्रेस पार्टी हमेशा आ जाती है कि भाई इन्होंने तो बेअदबी कर दी, इन्होंने तो आडवाणी जी को टिकट नहीं दिया तो बेइज्जती कर दी। तो ये भूल जाते हैं कि 1998 में सीताराम केसरी जी को किस तरह इन्होंने, 82 साल के थे वो, किस तरह इन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी जी को वहां पे अध्यक्षा बनना था। वो आप तानाशाही इसे कहते हैं, जो तानाशाही हमारी सरकार पे पता। आप मुझे बताइए 82 साल के एक बुजुर्ग को सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि मुझे अभी कुछ और दिन अध्यक्ष आप रहने दीजिए, उन्होंने कमरे में बंद कर दिया ताकि वो विरोध ना कर सके। ये तो बहुत लंबा सिलसिला है। कांग्रेस में भी मैं वही कह रही हूँ, ये बोलना एकदम गलत है। और इस मुकेश प्रकार की नायक साहब, टिप्पणियां कांग्रेस भी दे देती है तो वो गलत है। कांग्रेस ने तो बड़ी बातें की हैं। पीवी नरसिम्हा राव के इंतकाल के बाद दाह संस्कार की तैयारियों में क्या राजनीति हुई, 24 अकबर रोड के दरवाजे तक नहीं खोले गए उनके पार्थिव शरीर के लिए। तो आप बुजुर्गों की बेअदबी का जो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, खुद अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। अरे भाई, ये बीजेपी का मसला है, हमें क्या लेना देना इससे? भैया आपको सबसे ज्यादा लेना देना है। आप सबसे पहले पूछते हो कॉन्वर्सेशन में कि अरे जी आडवाणी जी को टिकट नहीं दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को टिकट नहीं दिया, कैसी बातें कर रहे हो आप? बीजेपी का मसला है तो बीजेपी का रहने दो आपने बोल लिया, कृपा करके मुझे बोलने दीजिए। ये मत बोलिए। एक मिनट निगत, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। जी बोलिए मुकेश। आप जरा सुनिए, आपने बोल लिया है। मैं ये कह रहा हूं कि इतना एकाधिकारवाद, इतना अधिनायकवाद किसी भी राजनीतिक संगठन में भारत के इतिहास में नहीं रहा जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। किसी भी पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है, जो अवसर है लोगों के लिए, उस पे जब एकाधिकार होता है, जब दो लोगों इंदिरा गांधी का जमाना भूल गए आप। इंदिरा गांधी का जमाना भूल गए मुकेश नायक बाबू। और वातावरण मतलब अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बदल देती थी। जनाधार किसी का, मुख्यमंत्री लोगों ने चुना, प्रदेश का अपॉइंट होता था दिल्ली से। अधिनायकवाद की बातें ना समझाइए। अपने हिसाब से नहीं बदलती थी मुख्यमंत्री। संदीप जी, इंदिरा जी के पास सूचनाएं होती थी, उनके विधायक फीडबैक देते थे राज्यों में, उसके आधार पर सारे निर्णय होते थे। अपने आप मुख्यमंत्री कभी नहीं बदलती थी इंदिरा गांधी। जब राज्य के ये एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं, दरअसल उनके पास इस हमाम में सभी नहीं, जिसको मौका मिलता है वो होता है यहाँ पर। बिल्कुल, इस मामले में हमारी भारतीय राजनीति का चरित्र ही यही है। इसमें कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। अभी आप समाजवादी पार्टी के हाफिज साहब बैठे हुए हैं, मुलायम सिंह जी की स्थिति आप देख लीजिए किस तरह से पूरा समाजवादी पार्टी में पूरा जो है नाटक हुआ परिवार में।
कांग्रेस का उदाहरण हम सबके सामने है, सोनिया गांधी का इन्होंने जिक्र किया, सीताराम केसरी वाला वो भी उदाहरण है, पीवी नरसिम्हा राव का भी उदाहरण है, इंदिरा गांधी के जमाने के मुख्यमंत्रियों को हटाए जाने के उदाहरण है, राजीव गांधी ने जैसे टी एन जैया को हटाया था, वो सारे उदाहरण है। मुकेश नायक जी भले मना करें, और भारतीय जनता पार्टी के ताजे उदाहरण तो अडवाणी जी और जोशी जी हैं, तो इसमें कोई अछूता नहीं है। हाँ, मैं भाजपा की सरकार को और मोदी जी के नेतृत्व को, अमित शाह को एक श्रेय जरूर दूंगा कि उन्होंने कोई मुख्यमंत्री नहीं बदला। हमारे राजनेताओं उन्होंने 5 साल में उस तरह कोई मुख्यमंत्री नहीं बदला। अनदर साइड टू द कॉइन, अब्दुल हफीज गांधी, दरअसल हमारे देश में ये राजनीतिक जमात में दिक्कत है, नोबडी वांट्स टू रिटायर। कोई संन्यास लेना ही नहीं चाहता राजनीति से कि भाई ये उम्र हो गई, 70 का हो गया, 75 का हो गया, 80 का हो गया, अब मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं। और वैसे वर्णाश्रम धर्म की बात होती है भारतीय संस्कृति में, ये एक कड़वी हकीकत है अब्दुल हफीज गांधी। छोटा सा जवाब चाहूंगा, फिर ब्रेक लूंगा। देखिए, मैं ये कहूंगा कि युवा के साथ साथ मैं समझता हूं कि अनुभव की भी आवश्यकता है और दोनों का मिश्रण होना चाहिए, क्योंकि अनुभव को भी आप नहीं नकार सकते। अभी मैं समझता हूं कि अभी माननीय मुलायम सिंह जी की बात हुई, तो माननीय मुलायम सिंह जी आज भी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, डिसीजन मेकिंग में हैं, आज भी हमारी पार्टी से कांग्रेस कर रहे हैं, वो हर डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में हैं वो। नहीं, बिल्कुल, देखिए वो आज भी डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में है। कौन सी डिसीजन लेते हैं? फटकार लगाते जाता है। लेकिन जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, तो उनको मार्गदर्शक, जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, उनको मार्गदर्शक मंडल से मूक दर्शक मंडल में डाल दिया गया। ऐसा हमारी पार्टी में कभी नहीं हुआ। आज भी नेताजी का सम्मान है, पूरी पार्टी सम्मान करती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरा आदर सम्मान करते हैं, पिताजी भी हैं और पार्टी के मार्गदर्शक भी हैं। पूरा पार्टी हम समझते हैं ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब समझती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ ही मिनटों बाद बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है, उस पर हमारी निगाहें टिकी हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है, संकल्प पत्र नाम दिया गया है। कांग्रेस ताल ठोक रही है गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने के अपने वादे को लेकर, कह रही है हम निभाएंगे। बीजेपी कह रही है फिर एक बार मोदी सरकार। तो निगत, मोदी सेंट्रिक भी होने वाला है क्या घोषणा पत्र, या मोदी से इतर आप कुछ और बातें लेकर आने वाले हैं? मोदी सेंट्रिक से आपका क्या मतलब है? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मतलब क्या? देखिए, मोदी सेंट्रिक नहीं है, ये जनता के सेंट्रिक होगा। मैंने जैसे हमने कहा, हमारा वही है, सबका साथ सबका विकास। तो ये जनता को सेंटर में लेके काम करा जाएगा। जैसे मेरे भाई ने, नायक साहब ने भी एक छोटी सी बात उन्होंने कही थी इन्फ्लेशन की, मैं वो उस बात का बड़ी देर से जवाब देना चाहती हूँ। शायद इन्हें पता ही नहीं है सीपीआई इन्फ्लेशन इनके जमाने में 11% थी, आज कितनी है? 2%। तो ये पहले तो ये देख लें कि सीपीआई इन्फ्लेशन होती क्या है और इनके जमाने में क्या थी, तब यहाँ बैठकर कटाक्ष करा करें। उसके बाद वर्ल्ड शेयर, जीडीपी वर्ल्ड शेयर में क्या था? इनकी सरकार में 2.43% था, हमारी सरकार में 3.08% है। ये जीएसटी के हमेशा बुराइयां करते रहते हैं। आंकड़े मैं गिनवाऊं थोड़े बहुत? नहीं, आप गिनवा दीजिए, आपका हक बनता है, आप गिनवाइए। आप बैठे हैं, एंकर हैं, आप तो गिनवाएंगे, जाहिर सी बात। में उनकी बात का जवाब दे रही हूं। नायक साहब जी ने 2-3 चीजें मेरे को ऐसी बोली जो मुझे समझ नहीं आई। ये कहते हैं रोजगार। अरे भैया, आप भूल गए हो क्या कि हिंदुस्तान आज सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है, फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। ये सब हवा में नहीं हो रहा, कैसे पहुंच गए? बेरोजगारी में हम 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर कैसे पहुंच गए? देखिए मैंने वही वो आंकड़े ही दबा लिए। एनएसएसओ की रिपोर्ट की पूरी तैयारी नहीं हुई, उसे दबा दिया। एनएससी के चेयरमैन पी मोहनन रिजाइन कर देते, सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं वही कह रही हूँ। अगर आपने बेरोजगारी की बात करी, क्या आप मुझे बताइए सेकंड लार्जेस्ट ऐसी हो गई, फोर्थ लार्जेस्ट ऐसी हो गई? हवा में हो रहा है क्या ये काम? आप बताइए। आपको आप तो शायद जानते भी हो, शायद नायक साहब जी को ये बात नहीं पता। आबादी का भी बहुत बड़ा पुट है, हम 130 करोड़ के देश है। इस पर हम चर्चा आगे कर सकते हैं। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है और 5 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ ही संकल्प पत्र में किसानों, व्यापारियों, युवाओं और रोजगार के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने हेडक्वार्टर्स पहुंचने वाले हैं। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो भव्य हेडक्वार्टर बनाया है बीजेपी ने, वहां पहुंचने वाले हैं। राजनाथ सिंह बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। तो निगत, अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बैक बर्नर पर ही रहेंगे या ये फोरफ्रंट में आने वाले हैं? इस बार
विकास के लिए है, हर एक चीज जो हिंदुस्तान के हित के लिए, हर एक चीज जो हिंदुस्तान को तरक्की देगा और आगे हिंदुस्तान को बढ़ोतरी देगा, वो सब फोरफ्रंट पे रहेंगे। और हमने वही करा है आज तक, आगे भी वही करेंगे। और आप देखिएगा हिंदुस्तान ने जो तरक्की इन 5 सालों में करी है, वही तरक्की, बल्कि मैं कहूंगी उससे भी ज्यादा तरक्की, क्योंकि समय कम था। मैं 5 साल वर्सेस ये तो 55 साल हो रहा है, पर फिर भी हमने जिस प्रकार की तरक्की हमारे देश ने करी है इन 5 सालों में, उससे ज्यादा तरक्की आने वाले 5 सालों में। कांग्रेस गरीबों की बात कर रही है, कांग्रेस किसानों के लिए बजट की बात कर रही है, मनरेगा की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की कर रही है, शिक्षा में 6% GDP का अनुपात शिक्षा क्षेत्र में लगाने की बात कर रही है। आपका जवाब क्या होगा? देखिए, मनरेगा में जो ये 150 दिन की बात कर रहे हैं, पहले तो जो पिछले जो मजदूर हैं उन्हीं का पैसा इन्होंने रिलीज नहीं करा, उसका पैसा ये हड़प कर बैठे हैं। ये कहां कुछ करेंगे? इनका सिर्फ है बोल बचन। लेकिन इन्हें समझना पड़ेगा कि अब जनता बख्तम में नहीं लिखतम पे चलेगी, और सिर्फ घोषणा पत्र में लिख देना कि करेंगे। कांग्रेस का वादा छलावा, क्योंकि आप देखिए 55 सालों से जितने वादे इन्होंने करे, आज उन्हीं वादों को अगर हमने वो पूरा कर दिया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल जीएसटी का, ये लाए थे 2010 में कि हम 1 अप्रैल 2010 से लागू कर देंगे। सबसे ज्यादा मुखालफत बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे जीएसटी की, तो हम तो लेकर आए ना। मैं वही तो कह रही हूं, हम तो लेकर आए, ये विरोध कर रहे हैं। ये गब्बर सिंह टैक्स का नाम दे दिया इन्होंने। आप देखिए 1211 आइटम्स होते हैं, उसमें से कुछ 85 आइटम्स ऐसे हैं जिनका प्री जीएसटी रेट से रेट कम हुआ है, और सिर्फ 35 आइटम्स ऐसे हैं उसमें जो 18% के स्लैब से ऊपर है। तो एक मिनट में बीजेपी हेडक्वार्टर्स लिए चलता हूं, वहां मौजूद है मेरे सहयोगी अमित कुमार। अमित, गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं बीजेपी ऑफिस, और कौन कौन लोग आने वाले हैं? अमित शाह कब तक पहुंचने वाले हैं? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर मंच तैयार है और संकल्प पत्र लोकार्पण का जो यहाँ पर है बनाया गया, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम मेंबर्स यहाँ पे होने वाले हैं। हालांकि जैसे नितिन गडकरी, उनका चुनाव पहले फेज में है, 11 तारीख को मतदान होने वाला है, तो वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम लोग होंगे, प्रधानमंत्री अमित शाह, और कहा जा रहा है करीब 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री आएंगे और उस समय ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो यहाँ पर तैयारी है, क्योंकि 11 बजे से वक्त कहा गया था, 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा, तो उस हिसाब से तैयारी है। और तमाम लोग यहाँ पर हैं, जो महासचिव हैं अनिल जैन, वो मंच पर खड़े होकर सारी व्यवस्था को देख रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर पार्टी की जो जानकारी मिल रही है कि तमाम राजनाथ सिंह हो, सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली होंगे, सारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। और करीब 12 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा, जब बीजेपी अपना संकल्प पत्र, उसमें संकल्प पत्र में जो चीज़ें होंगी कि जो पहले हमने संकल्प किया था, आप कह सकते हैं कि जो 5 साल का लेखा जोखा कामकाज का यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से रखा जाएगा, बीजेपी की तरफ से। और इसके अलावा आने वाले जो 5 साल के लिए जो आपका एजेंडा होगा वो यहाँ पर होगा, और ख़ास तौर से फोकस इस बात का होगा कि हमने एक ईमानदार सरकार दिया, एक मजबूत सरकार दिया, और एक ऐसा सरकार दिया जो एक कड़े फैसले लेने वाला सरकार है। और इसीलिए ये यहाँ पर जो थोड़ी देर बाद करीब 1 घंटा बचा है जब लोकार्पण होगा, और तमाम लोग तैयारियाँ हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आप कह सकते हैं कांग्रेस का आ गया है घोषणा पत्र, और उसमें जो न्याय योजना है, जो सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि असर डालने वाला योजना है, उसकी कांग्रेस का नैरेटिव, कांग्रेस का थीम घोषणा पत्र का है गरीबी। एक शब्द में बताइए किस चीज पर तवज्जो देने वाली है? एक बड़ा आइटम क्या होगा बीजेपी के घोषणा पत्र में? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि सरकार ने एक बात, जैसे गरीबी हटाओ, बात बीजेपी के घोषणा पत्र में होगा, गरीबी हटाओ का हम नारा नहीं देंगे, गरीब को सक्षम बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। और किसान फोकस एरिया होगा, मुझे लगता है, जहां पर किसानों के लिए जो सरकार ने किया 6000 रुपये देने के अलावा जो तमाम योजनाएं शुरू की है उनके बारे में होगा। तो कोई अगर आप एक बात करें तो फोकस एरिया निश्चित तौर पर डेवलपमेंट के साथ साथ एक विकसित भारत की बात होगी, विकासशील एक विकसित भारत की कल्पना दिखाई जाएगी। साथ ही साथ जो राष्ट्रवाद एजेंडा है, जो हमने सरकार ने जो तमाम चीज़ें की है, नेशनलिज्म को लेकर, आतंकवाद पर किस तरह से लगाम लगाया, जम्मू कश्मीर में हालात कितने बेहतर हुए हैं, और आतंकवाद को लेकर जो एक कठोर कदम की बात थी, तो नेशनलिज्म और डेवलपमेंट, ये 2 मुद्दे साथ में चलेंगे। जो घोषणा पत्र या जिसे अब्दुल हफीज गांधी पत्र कहते हैं, बीजेपी का, जो अमित बता रहे हैं, बीजेपी की तवज्जो होगी राष्ट्रवाद पर और साथ में पुट होगा विकास का। संदीप जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि बीजेपी को अब अपने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र नहीं रखना चाहिए, वरना संकल्प के मायने ही बदल दिए हैं बीजेपी ने। तो इनको कुछ और नाम तलाश लेना चाहिए, क्योंकि अगर 2014 का घोषणा पत्र उठाकर देखें तो आप देखेंगे कि खुद प्रधानमंत्री जी ने माना है
कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैंने सारे वादे पूरे कर दिए हैं। तो सब घोषणा पत्र लाने से पहले मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए, क्योंकि वो सरकार में है, और इसलिए बताना चाहिए देश को कि पिछले घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो वादे उन्होंने कितना पूरे किए, कितना रोजगार दिया, कितना जो है उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। ये सारी की सारी चीजें कहनी चाहिए। आप ये बताइए कि आज डिमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया गया और इस देश से वादा किया गया कि 3.5 लाख करोड़ का फायदा डिमोनेटाइजेशन से होगा, आतंकवाद खत्म होगा, नक्सलिज्म खत्म होगा, ब्लैक मनी जो है खत्म हो जाएगी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करीब 378 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है ब्लैक मनी पकड़ चुका है कहीं ना कहीं। तो कहां ब्लैक मनी खत्म हो गई, क्या नक्सलिज्म रुका, क्या आतंकवाद रुका? तो जो वादे देश से बड़े बड़े किए गए थे, हम समझते हैं कि वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। अब किसानों की जहां तक बात है, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी जो इनकम है वो डबल होनी चाहिए, यानी C2 प्लस 50% मिलना चाहिए। क्या आज उनके घोषणा पत्र में ये मांग होगी? क्या उनके घोषणा पत्र में ये मांग होगी कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाएगा? क्या उनके घोषणा पत्र में ये मांग होगी? एक एक करके बात करते हैं, लंबा नैरेटिव नहीं, एक एक करके बात करते हैं। आपने अहम सवाल उठाया यहाँ पर अब्दुल हफीज गांधी निगर, जो अब्दुल हफीज गांधी कह रहे हैं कि घोषणा पत्र, संकल्प पत्र तो जारी कर रहे हो, एक व्हाइट पेपर भी जारी कीजिए कि 5 साल में किया क्या, जो 2014 के वादे थे वो कितने निभाए गए 2019 तक। ये शायद भूल रहे हैं मेरे भाई, इनको याद ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये भूल गए कि अभी करीबन 2 लाख कंपनियां जो फ्रॉड थी उनको डी रजिस्टर कर दिया गया है, और कम से कम 4800 NGO ऐसे हैं जिनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। इसे कहते हैं कि हम यहां से हटा रहे हैं भ्रष्टाचार को। लेकर आएगी क्या बीजेपी कि हमने इतने वादे पूरे किए? देखिए, जाहिर सी बात है, हम तो बताते आ रहे हैं। आप कहीं आप रिपोर्ट उठा के देखिए तो हम तो बताते आ रहे हैं। बताते ही नहीं। क्यों नहीं बताते? रोजगार के आंकड़े आज तक प्रधानमंत्री ने बताए? कहां नहीं बताए? कहां बताए? खड़ी होकर बताए थे कि 1.8 करोड़ EPF पहली बार हिंदुस्तान में आए हैं, जिससे ये कहां, ये रोजगार का आंकड़ा हो गया। देखिए EPF अगर फाइल होता है जिसमें मैक्सिमम जो एज है वो 27 साल से कम है, ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रोजगार हो रहा है। 1.2 करोड़, देखिए आपके बीच में नहीं बोली, आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मेरी बात खत्म होने दीजिए। 1.2 करोड़ NP पहली बार नेशनल पेंशन सिस्टम में आई है। क्यों? ये सब रोजगार ही तो है। मैं पहले भी बोल चुकी हूं, हवा में नहीं हो रही है। जो हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर रहा है, सेकंड लार्जेस्ट बन गया मोबाइल, तरक्की कर भी रहा है क्या? देखिए, रघुराम राजन सवाल उठा रहे हैं। जब आप GDP का आंकड़ा देती हैं तो रघुराम राजन, अब ये मत कहिएगा कि रघुराम राजन को अर्थशास्त्र नहीं आता। एक प्रवक्ता, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कह दिया कि रघुराम राजन क्या जानते हैं, वो तो कांग्रेस परस्त है। रघुराम राजन के बारे में आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे ही शो में ये कहकर चले गए जब उन्होंने GDP के आंकड़ों पर और विकास दर के आंकड़ों पर सवाल उठाए कि हो सकता है विकास दर इतनी ना हो। विकास तो क्यों नहीं है? आप देखिए, जैसे CPI इन्फ्लेशन इनके टाइम पर बढ़ रही थी, GDP ग्रोथ कम हो रही थी, हमारे में मेरा सवाल ये है, देखिए प्रधानमंत्री LED बल्ब कितने लगे इस देश में उसका आंकड़ा बता देते हैं, कितने सिलेंडर बांटे इसका आंकड़ा बता देते हैं, बाकायदा आंकड़ा बताते हैं। शौचालय कितने बनाए ये आंकड़ा बता देते हैं, घर कितने बनाए ये आंकड़ा बता देते हैं, रोजगार कितने दिए ये आंकड़ा नहीं बताते। फिर बताने लगते हैं इतने ट्रक बिके तो ये ड्राइवर और क्लीनर और ये मिलकर 11 लाख नौकरी हो गई, इतने लोग पकौड़े तलने लगे तो ये स्वरोजगार हो गया। एग्जैक्ट आंकड़ा क्यों नहीं बताया जाता? मैं बताती हूं, मेरी बात बताइए संदीप जी। फॉरेक्स रिजर्व जो इनकी सरकार में करीब 300 बिलियन USD था, आज 400 बिलियन USD है। ये सारी बातें मान रहा हूं मैं, ये फ्लो डबल हो चुका है। इनकी सरकार में 36 बिलियन USD था, आज हमारी सरकार में 66 बिलियन। अभी इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तो कुछ ही देर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है। संकल्प पत्र से नाम दिया गया है। बीजेपी के मुख्यालय में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई लोग अब वहां पहुंचने लगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कुछ देर में वहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। मंच सजा हुआ है, मंच की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 बातें यहां पर अब तक उभर कर आई हैं विनोद। एक तो कांग्रेस का गरीबी पर जोर, गरीबी हटाना, फाइनल स्ट्राइक गरीबी पर कांग्रेस कह रही है वादा हम निभाएंगे, जबकि बीजेपी विकास, राष्ट्रवाद और मोदी पर कहीं ना कहीं बैंक करती दिख रही है। आपकी रीडिंग क्या है? देखिए, बीजेपी के पास क्या है, मोदी जैसा एक चेहरा है, एक नेता है जिसकी एक अपील है, एक लोकप्रियता है। इसलिए बीजेपी का सारा प्रचार, सारा
उसका अभियान जो है वो नरेंद्र मोदी सेंट्रिक है। निखत ना माने लेकिन सच्चाई यही है। आप अगर बीजेपी की फिल्म देख लीजिए जो रिलीज हुई है, जो इनका थीम सॉन्ग है वो देख लीजिए। नमो टीवी चल रहा है। नमो टीवी तो ऑफिशियल बीजेपी का नहीं है, मतलब, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो ऑफिशियल बीजेपी दफ्तर से जा रही है। हाँ वो अलग बात है, लेकिन जो बीजेपी ने ऑफिशियली लॉन्च की चीजें उनमें आप देख लीजिए, उसमें सबसे मोदी जी सेंट्रिक है, क्योंकि उसके पीछे उनको लगता है मोदी जी के नाम पर ही, और सही भी है कि उनको वोट वो मिलेगा मोदी जी के नाम पे मिलेगा, और वोट जो नहीं मिलेगा वो भी मोदी जी के नाम पे मिलेगा। मतलब मोदी और नो मोदी वाली स्थिति है। कांग्रेस के पास अभी क्या है कि राहुल गांधी हैं जरूर लीडर, लेकिन अभी राहुल गांधी उस तरह से एकमात्र वो नहीं बन पाए हैं जैसे नरेंद्र मोदी बने हुए बीजेपी के लिए। इसलिए कांग्रेस उसको एक बड़े नैरेटिव बनाना चाहती है, गरीब, किसान, नौजवान, उस तरफ से। भारतीय जनता पार्टी उसको ले जाना चाहती है राष्ट्रवाद, नेतृत्व, मजबूत सरकार और हिंदुत्व, इनका एक कॉकटेल देना चाहती है। तो ये दोनों के अलग अलग लाइन है। वो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, ये एक्सक्लूसिविटी की बात करते हैं। एक मिनट अमित, मुझे ये बताइए, कांग्रेस के अगर हम घोषणा पत्र की बात करें, गरीबी की हमने बात की है, उसका जवाब दिया अरुण जेटली ने, वित्त मंत्री ने, कि हम तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को, गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ और बातें की हैं। शिक्षा में 6% जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में लगाने की बात है। मनरेगा 100 से 150 दिन करने की बात है। किसानों के लिए अलग से बजट लाने की बात है। उसका क्या जवाब होगा? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं इस संकल्प पत्र में बीजेपी के? और राइट टू हेल्थ भी है, बहुत बड़ा। अमित, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ अमित, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमने गरीबी का तो जिक्र कर लिया, किसानों के लिए अलग से बजट, शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी का 6%, सबको स्वास्थ्य देने की जो बात है, मनरेगा 100 से 150 दिन देने की बात है, उसकी काट किस तरह से दिखाई देगी इस संकल्प पत्र में? देखिए, हेल्थ स्कीम की बात आप करें तो हेल्थ स्कीम में बड़ा जो 5 लाख रुपए का हेल्थ स्कीम शुरू किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, बीजेपी सरकार ने, एक बड़ा स्कीम के तौर पर उसे देखा जा रहा है, जिसकी बात वो करेंगे। और मुझे लगता है इसको एक्सटेंशन दिया जाएगा, इसको ज़्यादा परिवारों तक ले जाने की बात इस प्लान में होगी, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा प्लान है कि जब छोटे गरीब लोगों को उस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज कराने, ऑपरेशन तक कराने की सुविधा मिलती है, तो उस योजना को बढ़ाने की बात हो रही है। हो सकता है कि जो घोषणा पत्र में हो तो उसमें इस प्लान को बड़ा किया जाए, ज़्यादा परिवारों तक जाए, ज़्यादा परिवारों को इसमें लिया जाए। जहाँ तक आप एजुकेशन की बात करें तो निश्चित तौर पर एजुकेशन और जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा फोकस एरिया है, क्योंकि एक नाराज़गी दिखाई जा रही है जो तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कि सबसे बड़ा जो अगर ड्रॉबैक इस सरकार में रहा, जो 2 करोड़ रोजगार की बात थी, वो सबसे बड़े एक तरह से सरकार ने वहाँ पर नाकाम रही। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और तमाम लोग कहते हैं कि रोजगार का एक अपना कोई डाटा अभी तक आया नहीं है, और अलग अलग तरीके से मुद्रा लोन की तरफ से और तमाम चीज़ों की तरफ से बड़े रोजगार की संभावनाएं हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि एक कंसर्न एरिया है और वहां पे देखना होगा कि बीजेपी वहां पर किस तरह से युवाओं के लिए, क्योंकि तो रोजगार एक कंसर्न एरिया है, रूरल डिस्ट्रेस एक रियलिटी है, उसको कैसे एड्रेस करेगी बीजेपी अपने घोषणा पत्र में, इस पर हम चर्चा करेंगे निकट के साथ। एक छोटे चुनावी मौसम में बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। संकल्प पत्र नाम दिया है और प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं और वहां पर उनकी अगुवाई करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद हैं। तो कुछ ही देर में मंच तो सज गया है, कुछ ही देर में बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य, उसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो, वित्त मंत्री अरुण जेटली हो, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हो, तमाम लोग मंच पर आसीन हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और कुछ ही देर में अब बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने वाला है, इस पर हमारी निगाहें टिकी रहेंगी। किसी भी वक्त बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो सकता है। मंच सज गया है बीजेपी दफ्तर में, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर यह दफ्तर है और यहां पर मंच सजा हुआ है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य अब आप मंच पर देख सकते हैं, 2 कुर्सियां खाली हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के लिए, वो भी किसी भी वक्त मंच पर आ सकते हैं। तो बीजेपी के घोषणा पत्र में बड़ी बातें क्या होंगी, इस पर हम लगातार निगाह बनाए हुए हैं। पिछली दफा 2014 में 64 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया गया था। इस बार घोषणा पत्र में राष्ट्रवाद और विकास का पुट ज्यादा दिखाई देगा। सवाल यह भी है
कि क्या बीजेपी के जो 3 कोर इश्यूज हैं, सबसे प्रिय मुद्दे हैं बीजेपी के, वो राम मंदिर हो, वो अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 हो, या यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान आचार संहिता, ये कितने प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और ये सवाल विनोद मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि बीजेपी ताल ठोक रही है 300 से भी ऊपर वो सीट लेगी इस बार के चुनाव में। तो गठबंधन धर्म निभाते हुए 3 कोर इश्यूज को बैक बर्नर पर ले आई थी बीजेपी जी। इस बार बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, उसमें पुट वो ज्यादा होगा जो उसके कोर इश्यूज हैं, या गठबंधन धर्म निभाते हुए इन मुद्दों का जिक्र तो करेगी लेकिन वो कहीं पन्नों में छिपे होंगे, उन्हें हमें ढूंढना होगा। देखिए, बीजेपी एक बड़ा उसको एक संतुलन बनाना होगा। वो जिस समय गठबंधन धर्म तो एनडीए का जब एजेंडा बना था तब ये सारे कोर इश्यूज को बैक बर्नर पर रखा गया था वाजपेयी जी के टाइम में। पिछली बार पिछले मैनिफेस्टो में भी ये इश्यूज थे, अगर पिछला मैनिफेस्टो देखें तो पर वो ढूंढने पड़ते हाँ ढूंढने पड़ते थे। राम मंदिर 63वें पन्ने पर था, 64 पन्ने का मैनिफेस्टो। और राम मंदिर पे मुझे लगता है ये जिक्र जरूर होगा, और जिक्र यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है बनाने के लिए, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और न्यायिक प्रक्रिया का जो फैसला होगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में पहल करेगी। मुझे लगता है उसमें यही सेंटेंस होगा और इस पर किसी को, गठबंधन के साथी को भी आपत्ति नहीं होगी, ना नीतीश कुमार को आपत्ति होगी और ना अकाली दल को कोई समस्या होगी जो इनके प्रमुख सहयोगी हैं। शिवसेना तो वैसे ही मंदिर के पक्ष में है। बाकी दोनों जो इशू है 370 और समान नागरिक संहिता, जिक्र उनका भी होगा लेकिन कुछ घुमा फिरा करके होगा। जैसे वो 3 तलाक वाला इन्होंने एक तरह से कानून ला करके समान नागरिक संहिता की तरफ एक पहल की है, तो ये इस तरह से घुमा सकते हैं। तो भाजपा अपने कोर मुद्दे, चूंकि उसको अपने कोर वोटर को भी एड्रेस करना है, वो अगर गठबंधन के साथियों की तुलना में भाजपा के चक्कर में अगर अपने कोर इश्यूज को छोड़ देगी तो उसको बड़ी समस्या हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अपने कोर इश्यूज को एड्रेस तो वो करेगी, लेकिन जोर उसका जो होगा वो राष्ट्रवाद पर और डेवलपमेंट पर और ये किसानों और गरीबों पर ही होगा। गरीबों पर भी होगा। और गरीबी के लिए जो ये हर साल 72,000 देने का वादा किया है, गरीबी पर वार जो कर रही है कांग्रेस, इसकी काट क्या होगी निखत? और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप ही के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने इकोनॉमिक सर्वे जारी करते हुए यूबीआईएस, यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम, मतलब कांग्रेस तो 5 करोड़ लोगों को दे रही है ना, 5 करोड़ परिवारों को, कि 25 करोड़ लोगों को देंगे। आपकी तो एक अवधारणा थी, उसकी चर्चा की गई आर्थिक सर्वे में कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम होनी चाहिए, देश के हर नागरिक को एक न्यूनतम आय गारंटी की जाए। उस और भी कुछ हम कदम उठाते देख सकते हैं इस घोषणा पत्र में बीजेपी को? देखिए, पहले आपने कांग्रेस का वो सवाल पूछा 72,000 वाला, तो उसका जवाब दे दूं तो ये गरीबी हटाओ का नारा बस इस बार नहीं लगा रहे, लेकिन बात तो वही कह रहे, तो ये तो 71 से चला आ रहा है, कर ये कुछ नहीं पाए। छोटी सी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे नहीं, शायद चले गए वो। मुझे याद है इनकी सरकार है 3 साल से पंजाब में, अगर इतना ही इनको भरोसा था 72,000 रुपए ये दे पाएंगे तो क्यों एक पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने वहाँ पंजाब में नहीं चलाया? मैं बस इतना इनसे सवाल होता, वो जवाब यहाँ देने के लिए है नहीं कि 72,000 आपने वादा तो कर दिया, आप दोगे कैसे? या तो आप टैक्स बढ़ाओगे, दुगना कर दोगे, तिगना कर दोगे, चौगना कर दोगे, आप किस प्रकार दोगे? क्योंकि कितने सारे लोग हैं हिंदुस्तान में जो कैश, जैसे आप रिक्शा वाले होते हैं, मजदूर होते हैं, जो कुछ लोग हैं उनमें से जो दिन का 200 रुपए कमाते हैं, कुछ लोग हैं जो दिन का 500 रुपए कमाते हैं, तो आप बाइफिकेशन कैसे करोगे कि आप किसको पैसा दोगे और किसको नहीं दोगे? वो चीज ये सवाल जायज है क्या अब्दुल हफीज गांधी? क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से न्याय योजना को लेकर कभी कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आप ही के गठबंधन के सहयोगी अजीत सिंह जो आरएलडी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मैंने एक दिन बिताया, उन्होंने कहा ये तो जो न्याय योजना है, इट्स टाइम हैज कम, कोई भी सरकार अब इसे नकार नहीं पाएगी। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आरजेडी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपना घोषणा पत्र कुछ देर पहले जारी किया, उन्होंने कह दिया है कि न्याय का हम समर्थन करते हैं, इस योजना का समर्थन करते हैं। तो आपकी कांग्रेस के, हाँ, उन्होंने स्वागत कर दिया। देखिए संदीप जी, मेरा दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से सवाल है कि जब इलेक्शन आता है तभी गरीबी हटाओ की बात क्यों होती है? इससे पहले क्यों नहीं प्रयास किए जाते हैं? आज बीजेपी की प्रवक्ता सवाल उठा रही हैं, इनका भी तो 15 लाख का वादा इसी तरह का था, इनका भी तो 2 करोड़ जॉब्स का वादा इसी तरह का था जो ये फुलफिल नहीं कर पाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो बेसिक इश्यूज हैं, देखिए आज जो भी घोषणा पत्र में होना चाहिए, आज पर्यावरण की कोई बात नहीं कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की कोई बात नहीं कर रहा है, दिल्ली पर पूरा अंधेरा छा जाता है। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी बात होनी चाहिए, जो कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी लेकर आई और 95% इलेक्टोरल बॉन्ड से फंडिंग भारतीय जनता पार्टी को हुई, कॉर्पोरेट सेक्टर से, और ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात होनी चाहिए। आज 5 स्टार मीटिंग्स भारतीय जनता पार्टी की हो रही हैं, कैंडिडेट पर तो लिमिट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पे इलेक्शन में कितना खर्च किया जाए इसकी लिमिट नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी वोट नहीं मिलते हैं, इन बातों पर चर्चा करोगे तो चुनाव में उस पर भी एक कोई ना कोई सीमा लगनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। देखिए, कभी कभी तो पॉलिटिकल पार्टीज को एनवायरमेंट की भी चिंता होनी चाहिए, कभी कभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी बात होनी चाहिए, कभी कभी पुलिस रिफॉर्म्स की भी बात होनी चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे कंपोजिट रिफॉर्म्स हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी नहीं आ सकती। आप एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट नहीं बना सकते। आप नारे तो दे सकते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, छोटा छोटा रखते हैं ताकि लगातार बात हो सके। देखिए, ये जब देखो इनके प्रवक्ता, विपक्ष के प्रवक्ता 15 लाख की बात कर लेते, प्लीज जाकर आप YouTube पे वो देखिए वीडियो कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। शायद आपका मजाक उड़ता होगा, पर ये इनको तो समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, वो आप देखिए संदीप जी, अगर आपने, मैं मानती हूँ, मुझे पता है आपने वो वीडियो भी देखी होगी। क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? ये कहा था कि अगर हम काला धन इतना गया हो हमारे देश से बाहर, अगर हम उसको वापस ले आए और तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अब मंच पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें थोड़ी हेजी आ रही हैं, अभी कलर करेक्शन कर लेगा। हाँ, हो गया। तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अब मंच पर आ गए हैं और कुछ ही देर में बीजेपी का संकल्प पत्र अब जारी किया जाएगा। आप अपनी बात जारी रखिए। जी, मैं वही कह रही थी कि आपने भी वो वीडियो देखी होगी जब उन्होंने कहा कि कितना काला धन हिंदुस्तान के बाहर गया हुआ है, अगर उसको वापस ले आए तो कम से कम गरीबों के अकाउंट में 15-15 लाख आ जाए। वो बात ही जुमला था और वो बात सच है। जुमला था। देखिए, वो बात तो सच है ना। कहीं हमारे घोषणा पत्र में आप बताइए हमने वादा करा हो कि 15 लाख रुपए हम देंगे। ये बात कर रहे हैं रोजगार की, तो रोजगार पे अगर आ जाते हैं, पहली बात तो शायद इन्हें पता नहीं है, मुद्रा योजना के तहत 15 करोड़ रुपए का लोन, 15 करोड़ लोगों को लोन दिया गया, जिसमें अधिकतर गरीब और महिलाएं जो अपना बिजनेस शुरू कर पाए हैं। एक और 23,000 निकली, 23,000 में धंधा शुरू हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत छोटे छोटे बिजनेस भी शुरू हो जाते हैं, लोग घर से भी कर लेते, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। एनपीएस कितने हो गए हैं उसका भी आंकड़ा बता दीजिए। देखिए, संदीप जी, हर चीज में ऊंच नीच है। हाँ। मैं मानती हूं, ये बात मैं आपके चैनल में बोल रही हूं, और हम वहां उस पार्टी से आते हैं। अगर किसी चीज में खामी है तो हम मानते हैं कि हर चीज करते वो 100% सही नहीं होती, कुछ 19-20 का फर्क रह जाता है। मैं मानती हूं और वो चीज हम बोल रहे हैं, पर उसकी भी खामियां भरेंगे, हम उसमें भी काम करेंगे। आप देखिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, चिपी एयरपोर्ट और पैक्योंग एयरपोर्ट, वो बनाए गए जो इतने अंडर यूटिलाइज्ड एयरपोर्ट्स थे, उनमें 2500 रुपए का एक दायरा रखा गया कि हम टिकट देंगे जो 2500 रुपए तक का होगा। उससे क्या है, छोटे छोटे शहरों में कनेक्टिविटी बड़ी है और लोगों को मौका मिल रहा है वहां पे बिजनेस बढ़ाने का। तो ये उस तरह के वादे हैं, ये लोगों को सपने दिखाने की भी बात है। और ये वो सारी पार्टियां, संदीप जी, ये वो चीजें हैं जो हो चुकी हैं, सारी पार्टियां दिखाती हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि अगर काला धन वापस आ गया तो इतने पैसे दिए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और मैनिफेस्टो में था कि काला धन वापस लाया जाएगा। काला धन तो नहीं आया, 5 साल तो हो गए, 100 दिन में लाने का वादा था। तो कम से कम इस पर तो वो चीजें जुड़ तो जाती है ना। आप देखिए विजय माल्या का एक्स्ट्रेडिशन साइन हो, नहीं काला धन जो विदेशों में, उसकी बात कर रहा हूं। वो भी विजय माल्या का तो एक्स्ट्रेडिशन और ये सब तो मैं मानती हूं, ये तो जो यहाँ का डिफॉल्टर है। वही कह रही हूँ, सारी चीजें अगर हमने 100% का वादा किया था तो हम 95% कर पाए। आपने वादा किया था 100 दिन में लाने का, अब तो 5% बची है। 100 दिन में लाने का वादा किया था, तो 5 साल हो गए। अभी हम मेन मुद्दों की बात करते हैं। हमने गरीबी की बात की, रोजगार, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, दोनों तरफ से ताल ठोकी जा रही है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन 2 करोड़ रोजगार का तो वादा किया गया था बिनु, हर साल 2 करोड़ रोजगार। अभी रोजगार के आंकड़े नहीं दिए, उस पर हमने चर्चा कर ली। लेकिन अब कांग्रेस ने 24 लाख सरकारी खाली पद जो हैं उन्हें भरने का वादा किया है। रोजगार को लेकर आप क्या कुछ उम्मीद लगा रहे हैं? बेरोजगारी को तो एड्रेस करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। जो भी सरकार बनेगी, हाँ, उसको बेरोजगारी को एड्रेस करना पड़ेगा, और बेरोजगारी को एड्रेस करने का पूरा एक प्लान बनाना पड़ेगा। खाली नारेबाजी से नहीं होगा कि हम 22 लाख दे देंगे या 2 करोड़ दे देंगे। आपको पूरा एक कॉन्क्रीट प्लान बनाना पड़ेगा, कैसे एड्रेस करेंगे आप। और वो मुद्रा लोन जैसी चीजों से नहीं होगा। वो देखिए, रोजगार पे सबसे बड़ा चोट कहां से पड़ी, जिसका जिक्र निखत जी नहीं कर रही है या बीजेपी नहीं कर रही, वो नोटबंदी से पड़ी। नोटबंदी में जिस तरह से तमाम छोटे उद्योग, तमाम छोटा कारोबार
नष्ट हुआ, उससे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी। तो सबसे पहले तो आपको जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, आपका जो है लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, ये जो क्षेत्र है, इसको जब तक प्रमोट आप नहीं करेंगे तब तक लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा। अब